सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स लगा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 18 तारीख है उसका थर्ड शिफ्ट का जो हम एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो पूरे यहाँ पर कवर करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन। और हमारे जो है वो 300 के समथिंग क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाकर जो पुरानी वीडियोज़ हैं पूरी एसएससी सीजीएल का जो हम 23 का जो पूरा कवर कर रहे हैं, 23 का जो कवर कर रहे हैं वो पूरे सेट्स आप देख कर आए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आने वाले आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम है, जो सीएचएसएल आने वाला है, हो गया है जो सीएचएसएल, अब आपका जो एमटीएस आने वाला है, एमटीएस के एडमिट कार्ड आ गए हैं आपके। एसएससी का एमटीएस जो होने वाला है नेक्स्ट ईयर, आपका एसएससी सीजीएल जो आपका 2024 का जो होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप ये सेट्स की पूरी प्रैक्टिस करिए, 39 सेट्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी जो फेस्टिवल आ रहा है उसके कारण मैं क्लास ना ले पाऊँ 2-3 दिन, तो उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोग तब तक पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो पूरी कवर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर थॉट क्या लिखा है, द बैड न्यूज़ इज़ दैट टाइम फ्लाइज एंड द गुड न्यूज़ इज़ यू आर दी पायलट। ये देखिए क्या बोला है कि सबसे बुरी खबर यह है कि टाइम जो है ना वो उड़ता है, और उससे भी अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब जो चीज़ उड़ती है ना उसको चलाने वाले आप हैं, आपके हाथ में है कि टाइम को आपको खर्च करना है या निवेश करना है। आप टाइम को खर्च ना करें, आप टाइम को निवेश करें। निवेश मतलब होता है आप इन्वेस्ट करें, आप अपने समय को इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिल सके। फालतू में अपना समय खराब ना करें, आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर मेहनत करें, अपने सपने के लिए मेहनत करें। फालतू में अपना समय धनिया पुदीना अदरक में ना लगाएं, पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो बहुत क्रूशियल टाइम है आपके एग्जाम के लिए, आपके करियर के लिए। एक बार आपका फ्यूचर सेट हो गया ना भाई, फिर उसके बाद सब कुछ करना जो कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी आपका फोकस बिल्कुल पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो पहली बार आए ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कसम है आपको पड़ोसी की, ठीक है। चलिए देखते हैं हम फटाक से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये सबसे कॉमन एक आइडेंटिटी होती है एलजेब्रा में कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो यहाँ से ए बराबर बी बराबर सी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ से ये ए की पावर 4, ये ए की पावर 4 बन जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ भी ए की पावर 4 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर ए की पावर 4, ये सब कट जाएंगे। तो बचेंगे सिर्फ नंबर कॉमन लेकर ये कट जाएंगे। तो 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 11 कितना हो जाएगा 41। उसके बाद 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 में 7 जोड़ा 31 10 41, तो ये 41/41 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड एस सी रिस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी। क्या ट्राइंगल है आपका? एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बिल्ली। इसमें डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर। तो डी सर पॉइंट ये मान लिया, ई पॉइंट ये मान लिया, ठीक है। और ये जो लाइन बन रही है डी ई, ये पैरेलल है किसके? इसके। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और जब भी पैरेलल होती है तो मैंने आपको पढ़ाया था, यदि नहीं पढ़ा तो ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट होता है कि जब दो ट्राइंगल इस तरीके से हो और ये लाइन पैरेलल हो तो ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल मतलब दिखने में सेम होते हैं। सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट लग जाता है समरूपता का, और समरूपता मैंने पुराने सेट्स में पढ़ाकर आया हूँ कि उसका रूल क्या होता है। आगे बोला है कि ए डी और डी बी का रेशियो 7:9 है। ए डी और डी बी का रेशियो 7:9 है। अच्छा ए डी यदि 7 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए? तो सर ये 7 और 9 ऐड होकर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 16, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर बड़ा ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में ये जो रेशियो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम ये साइड देखें तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसकी ये साइड और ये साइड भी सिमिलर हो जाएगी 7 और 16। क्या बात समझ में आ गई? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बोला है कि सी डी और बी इंटरसेक्ट करते हैं, सी डी और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे उसने पूछा है कि आपको ये ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये छोटू ट्राइंगल और ये जो बड़ू ट्राइंगल है, ये इन दोनों का रेशियो बताना है। तो सर जब भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना तो उनके स्क्वायर के रेशियो में उनकी क्या होती है? एरिया होता है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 7 है। अच्छा ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना इस तरीके से, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। ये पैरेलल होने के बाद ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है और ये इक्वल है।
तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। अच्छा सिमिलर तो है सर, ठीक है बात, लेकिन ये दोनों सिमिलर के साथ साथ इनकी साइड का रेशियो आ गया अपने पास। ये वाला कितना आया था, देखो 7 आया था ये वाला रेशियो, और ये 16 था। तो यदि इनका ये रेशियो 7 और 16 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो मैंने कल की क्लास में बताया था सिमिलरिटी के केस में जो साइड का रेशियो होता है ना, साइड का एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर यहाँ पर 7 और जो 16 साइड दी हुई है तो इनके एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर हो जाएगा, 49 से 256 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो सरल क्वेश्चन था, यदि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है ज्योमेट्री का तो आप करके आ जाते। ठीक है, ए एंड बी इक्वली एफिशिएंट, ए और बी इक्वली एफिशिएंट है, मतलब ए और बी इक्वली एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि सर बोला क्या है आगे कि इंडिविजुअली पीस ऑफ वर्क 30 दिन में, मतलब ए भी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी भी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों की क्षमता बराबर है और दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी कितनी मान लेते, काम एक है 30 ही है तो एक एक इनकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, दोनों बराबर है। आगे बोला है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन अ पीस ऑफ वर्क बट ए टुक अ डे ऑफ एंड एवरी 4 days ऑफ वर्क वाइल बी टुक ऑफ एवरी 5 days ऑफ वर्क। देखो इसमें ये बोला है कि यहाँ पर जो ए होता है ना वो हर 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है और बी जो होता है वो हर 5 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, मतलब एक दिन का रेस्ट करते हैं। 4 दिन काम करते हैं, एक दिन रेस्ट करता है, 5 दिन काम करते हैं, एक दिन रेस्ट करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं छोड़कर चले जा रहा है। 4 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है, 5 दिन काम करता है फिर ये छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते रहते हैं। 1 अगस्त को इनने काम शुरू किया तो वो बोल रहा है किस दिन इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जरा ऑप्शन पे नजर मारते हैं, इसके 2 तरीके मैं आपको समझा देता हूँ भाई, 2 तरीके इसके मैं बता देता हूँ। ऑप्शन पे पहले नजर मार लो कि 19 अगस्त से 17 अगस्त से 16 अगस्त 18 अगस्त, सबसे छोटा ऑप्शन तो 16 है, तो मैं 16 तो मान लेता हूँ कि 16, अगर मान लो 16 दिन काम कर रहे हैं, 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं तो 16 अगस्त तक 16 दिन हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, यूनिक तरीका बता रहा हूँ इसका। ठीक है, चलिए देखें, तो अगर ये 16 अगस्त तक, ये 16 दिन तक काम करते तो मैं बोलता हूँ, मान लेता हूँ कि ए और बी है भैया। ए ने पहले 4 दिन काम किया और 1 दिन फिर आराम किया, फिर 4 दिन काम किया, फिर 1 दिन आराम किया, तो कितने दिन हो गए, 4 दिन और 1 5 दिन, फिर 4 9 दिन हो गए ना, 4 4 8, ये 9 और 1 ये 10 दिन, फिर ए ने 4 दिन काम किया 14, फिर 1 दिन आराम 15, फिर ए कितने दिन काम करेगा सर, 16 दिन कराना, तो फिर अब ए 4 नहीं 1 दिन काम करेगा। ठीक है, अच्छा बी की बताना, बी ने 5 दिन काम किया 1 दिन आराम किया, 5 दिन काम किया 1 दिन आराम किया, 5 दिन काम किया तो कितना हो गया सर, 5 10 15 16 17 हो गया। तो सर ये ज़्यादा हो गया ना, तो हमको आखिरी जो है वो 5 दिन नहीं कराना, तो कितने दिन कराना है, आप बोलेंगे सर इसको 5 दिन मत कराओ, इसको 4 ही दिन कराओ। क्यों? क्योंकि हमने कितना माना है, कम से कम कितना माना है, तो सर हमने माना है 4, हमने 16 माना है। तो यहाँ पर देखो ये 4 दिन 1 5, 4 दिन 1 5, 4 दिन 1 5 और ये 1, तो ये 16 दिन हो गया। उसी प्रकार से ये 5 और 5 10 दिन, ये एक गैप करा था तो 11 दिन, ये 12 दिन, 12 के बाद और कितना करेगा, तो 4 दिन और करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा बी की फितरत क्या है सर, बी की फितरत ये है कि इसने 4 दिन करा, यहाँ तक ये 16 दिन हो गए इनके। अच्छा 16 दिन में इनने कितना काम निपटा दिया, तो आप बोलेंगे सर 4 काम इसने करा, 4 काम इसने, 4 काम इसने और 1 काम इसने, तो इसने टोटल 13 काम करा, इसने ए ने टोटल 13 काम कंप्लीट कर दिया और बी ने कितना करा, 5 10, 5 और 5 10 और 4 14 काम, तो टोटल इसको मिलाए तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 27 काम कंप्लीट हो गया। मतलब सर 16 दिन में 27 काम इनने उड़ा दिया मिलकर। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन काम हमारा कितना था, जरा ऊपर घूर कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर 30 काम था। तो अभी भी कितना काम बाकी है, 3 काम बाकी है सर, 3 काम बाकी है। तो 3 काम अब कैसे होगा सर, देखिए ए ने 4 दिन काम किया गैप लिया, 4 दिन काम लिया गैप लिया, 4 दिन काम किया गैप लिया, अब 1 दिन काम किया बस। उसके बाद इसने 5 दिन काम किया 1 दिन गैप, 5 दिन काम 1 दिन गैप, फिर 4 दिन तक रेगुलर काम किया। अब कौन काम करेगा अगले दिन, 16 दिन तक तो हो गया, 17वें दिन कौन काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर 17वें दिन देखो इसने एक ही काम तो करा था और बी जो है वो रेगुलर 4 दिन तक काम करता है, नहीं ए जो है वो रेगुलर 4 दिन तक काम करता है, तो सर अब ये 1 दिन ये काम एक करेगा और ये भी 1 दिन काम करेगा। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो 4 दिन तक करा, अभी 5वें दिन में तो करेगा, क्योंकि ये हर 5 दिन के बाद रेस्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये कर लिया, तो सर इनका जो 17 दिन हो गया, 17वां दिन लग गया, 17वें दिन में इनने कितने कितने काम कर दिए, दोनों ने एक एक काम कर दिए, तो 2 काम और बढ़ गया, तो 17 दिन में टोटल इनने कितने काम कर दिए, 29 काम कर दिए। अब जब, तो ध्यान से सुनना, अब जब 18वां दिन आएगा ना, तो 18वें दिन में देखो ए ने, ये जो ए था इसने यहाँ पर एक काम करा सर, ठीक है, यहाँ पर एक काम करा, ठीक है, ये 4 दिन तक रेगुलर काम करता है, तो 18वें दिन ये एक काम तो करेगा ना, लेकिन ये करेगा क्या 18वें दिन, देखना। तो आप बोलेंगे सर देखो इसने 5 दिन काम किया रेस्ट, 5 दिन काम रेस्ट, अब 4 दिन काम किया, वो 5वें दिन में एक काम ही कर लिया 5वें दिन का, तो इसका 5 दिन कंप्लीट हो गया, तो अब ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा होगा, काम नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सर 18वें दिन सिर्फ ए अकेला काम करेगा, तो सर 18वें दिन में ए अकेला एक काम करेगा, तो इनके 30 काम कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई?
तो 18 दिन में इनके 30 काम पूरे पूरे उड़ जाएंगे। तो इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगा इसका करने का। इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं 2 तरीके इसके बता दे रहा हूं आपको। तरीके इसके 1-2 और हैं, लेकिन मुझे वो टफ तरीके लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मानने एक्स मानकर करना है और ये जो भी है ना, वो मुझे टफ लगे, इसलिए मैंने ये तरीका आपको नहीं बताया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका मैं एक शॉर्ट तरीका और बता देता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना हो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब इसी का मैं आपको दूसरा पैटर्न बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे करना है। जैसे देखो, मैं ये बोलता हूँ कि मान लेते हैं कि सर ये दोनों काम शुरू कर रहे हैं, हम बोलते हैं दोनों मिलकर शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो दोनों मिलकर करेंगे। मान लेते हैं ए बी काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने बोला दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करेंगे कम से कम? क्योंकि बोला गया है शास्त्र में कि ये 4 दिन बाद धोखा दे रहा है और ये ठुकराकर आपका प्यार 5 दिन में जा रहा है। ये ठुकराकर 4 दिन में जा रहा है और ये आपका ठुकराकर कितने दिन में जा रहा है? 5 दिन में जा रहा है। अगर ये 4 दिन में काम छोड़कर जा रहा है और बी जो है वो 5 दिन में काम छोड़कर जा रहा है, तो सर उसके बाद क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 4 दिन में काम छोड़ रहा है, तो रेगुलर कम से कम 4 दिन तो दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब 5वें दिन बी अकेला एक काम करेगा, क्योंकि ए तो होगा नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, बी ने 4 ये दिन हो गए, एक दिन ये हो गए, 5 हो गए कंप्लीट। ए ने देखो यहां पर रेस्ट कर लिया था, ए ने ये एक दिन रेस्ट कर लिया था। अब कौन आएगा? अब ए का रेस्ट कंप्लीट हो गया, अब बी के 5 दिन कंप्लीट हो गए, तो अब वापस ए आएगा। अब ए कितने दिन काम करेगा? एक दिन काम कंप्लीट करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बी के सर ये 5 काम हो गए थे, 4 काम यहां करा, एक काम यहां करा, 5 दिन हो गया था, यहां रेस्ट भी कर लिया। ए ने देखो, ए ने 4 दिन काम करा, यहां रेस्ट कर लिया, अब फिर इसका शुरुआत हो गई एक दिन काम। अब जो करेगा काम वो कौन करेगा? तो आप बोलेंगे सर देखो बी का रेस्ट तो यहां हो गया था, बी का रेस्ट यहां हो गया था, मतलब बी ने यहां तक काम किया, यहां उसका रेस्ट हो गया, तो अब बी यहां पर फुल फ्लेज में काम करेगा। ए भी यहां पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए का देखो, ए का यहां पर 4 दिन हुआ था, लेकिन ए ने जो नई शुरुआत कर दी, ए ने जो नई काम की शुरुआत कर दी, उसने यहीं करा था काम। तो अब जो ए की नई शुरुआत हुई है वो कहां तक चलेगी? तो आप बोलेंगे सर एक काम तो यहां करा था, अब ए यहां पर कम से कम 3 काम तो करेगा। तो ए 3 दिन काम करेगा और बी भी उसमें 3 काम अपना लपेट देगा। तो ए का देखो 1 काम और 3 काम, ए के 4 काम खत्म, तो ए यहां पर फिर टाटा बाय बाय कर लेगा, धोखा देगा। लेकिन बी के अभी 3 ही काम हुए, तो अगले दिन बी फिर 1 काम करेगा। अच्छा, एक ही दिन काम क्यों करा रहा हूं? क्योंकि सर एक दिन के बाद फिर ए आ जाएगा, तो बी ने एक दिन काम करेगा या नहीं करेगा ये बताओ? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ए ने एक दिन यहां काम करा, ए ने यहां 3 दिन काम करा, तो सर यहां पर ए का काम कंप्लीट हो गया, तो अब यहां पर ये बी अकेला करेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सर यहां पर देखें, हमने देखा कि सर इसने 4 दिन कंप्लीट कर दिया, बी ने 1 दिन कंप्लीट कर दिया, ए ने भी 1 दिन कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर दोनों ने 3 दिन तक रेगुलर कंप्लीट करा, फिर उसके बाद बी ने 1 दिन करा। अब 1 दिन करने के बाद मुझे बताना कि क्या ए यहां पर रेस्ट कर रहा था, तो ए अब वापस नहीं आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे आ जाएगा। अच्छा, बी तो रहेगा ही ना। क्यों रहेगा? क्योंकि सर बी ने देखो 3 और 1 4 दिन ही काम करा, तो अब बी कितने दिन रहेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 दिन और रहेगा, तो बी और ए 1 दिन और काम करेंगे, तो 1 दिन करने में क्या होगा? बी के 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और ए की जो है वो यहाँ से नई शुरुआत हो जाएगी, नई लाइफ की शुरुआत हो जाएगी, कोई दूसरा जाएगा ए की लाइफ में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बी का यहाँ से 4 काम कंप्लीट हुआ, तो अब ए अकेला सिंगल 1 दिन काम करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब अगले दिन फिर ए अकेला 1 दिन काम कंप्लीट कर लिया। अब देखो बी का 1 दिन यहाँ रेस्ट हो गया, अब वापस बी आ जाएगा फुल फ्लेज में, बोलता मैं फिर आ गया। अब ये दोनों फिर आ गए। अब ये दोनों जो काम कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सर आपने 1 दिन ए ने यहाँ काम कर लिया, 1 दिन यहाँ पर काम कर लिया, तो 2 दिन काम निपटा दिया। जब ए ने 2 दिन का काम निपटा दिया, तो अब ये 2 दिन कम से कम रेगुलर करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप बोलेंगे सर ए ने 1 दिन तो यहाँ पर काम करा साथ में, और ए ने 1 दिन यहाँ काम करा, साथ में हो गया, तो अब ये 3 दिन रेगुलर काम करेंगे। बोलो हाँ। तो आप बोलेंगे सर 3 दिन इनने यहाँ रेगुलर काम करा, 3 दिन यहाँ रेगुलर काम करा, क्योंकि यहाँ तो छुट्टी पे था ना ये, तो इनने यहाँ पर 3 दिन काम करा। 3 दिन काम करने के बाद अब फिर ए छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ए के 4 दिन कंप्लीट हो गए, तो अब कौन काम करेगा? बी काम करेगा। बी 1 दिन काम कंप्लीट करेगा, फिर अगले दिन फिर ए आ जाएगा। लेकिन ए आ जाएगा तो क्या बी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आप बोलेंगे ये दोनों फिर 1 दिन काम करेंगे। अब अगले दिन कौन आएगा? ए ही आएगा, और ए कितने दिन काम करेगा? 1 दिन करेगा। अच्छा, मैं यहाँ के बाद रुक रहा हूँ। क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि सर 4 1 5, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 1 10 और 1 11, 12 और 3 12 और 3 15, 16 17 18, 18 काम कंप्लीट कर दिए भैया इनने। अच्छा, 18 काम कंप्लीट करा है ना, जरा देखना कितने दिन कंप्लीट हुए हैं। हमको दिन गिनना है कि कितने दिन इनने काम करा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम करा, ये 18 दिन है। ये क्या है? 18 दिन है।
लेकिन इनने काम कितना कितना करा, तो सर ये दोनों बराबर एफिशिएंसी से करते हैं, तो अपन ने वो जो 30 वाला देखा था दोनों की एफिशिएंसी एक एक होगी, उस हिसाब से इनने दोनों ने जो 4 दिन काम करा, इनने इसमें काम कितना कंप्लीट कर दिया होगा, तो आप बोलेंगे सर इसने 4 काम इसने 4 काम इसने, तो इसने 8 काम कंप्लीट करा होगा। मैं रंग बदल लेता हूँ इधर से, 8 काम कंप्लीट करा होगा, कलर दूसरा लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ 8 काम करा, यहाँ पर बी ने कितना काम करा होगा, 1 काम करा होगा, क्या बात समझ में आ गई। यहाँ ए ने कितना काम करा, 1 काम करा, लेकिन यहाँ ए बी ने कितना काम करा सर, 3 काम दोनों ने, तो 6 काम करा। बी ने कितना करा, फिर 1 करा। यहाँ पर बी ने कितना करा, 1 सेकंड, यहाँ बी था या ए बी था, एक, हाँ दोनों था, तो 2 आ जाएगा। ए बी दोनों था तो 2 दिन आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए ने कितना काम करा, तो आप बोलेंगे 1 दिन काम करा। और यहाँ ए बी ने कितना करा, तो 6 काम करा, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम। यहाँ पर फिर 1 दिन करा, फिर यहाँ ने दोनों ने 1 मिला तो 2 काम करा, और यहाँ पर इसने 1 काम करा। इन सबको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो सर 30 आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी थोड़ा सा आया हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो जो बेस्ट तरीका लगा वो लास्ट वाला लगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसको स्टार दे सकते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन लगा है। आपको जो एग्जाम में आया था इसको 90% लोगों ने छोड़ कर आए थे, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस है वही ये क्वेश्चन को कर पाता। यूनिक क्वेश्चन लगा, तो ये अच्छा है, इसके लिए एसएससी को 2 स्टार दे सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। अ कॉनिकल टेंट विथ रेडियस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट इज टू बी मेड बाय कैनवास। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट। एक टेंट है भैया कॉनिकल शेप का, ये ठीक है, कॉनिकल शेप का एक टेंट है जिसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है 6 यूनिट और हाइट दी हुई है 8 यूनिट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, तो ये होता है कैनवास। टेंट में एक बात ध्यान रखना, कभी भी नीचे का टेंट मत बनाना, पैक हो जाएगा, हमेशा आजू बाजू का रहता है। तो इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, और या फिर इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था लेटा हुआ। और इसका फॉर्मूला होता है πr/l। क्या बात समझ में आ रही है। और बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर ये जो साइड है ना, ये वाली और ये वाली, मैंने बताया था ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट l। तो सर यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 6 8 2 64 6 36, तो ये 10 हो जाएगा। क्या 10 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई की जगह 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे 6, और लेंथ कितनी है 10। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, तो 6 2 ज़ा 12, 120 और 12 132, 1320 अपॉन में 7 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, कितना बचा, 7 1 ज़ा 7 के बाद बचा 6। 7 8 ज़ा 56 हो गया, 6 बचा। 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा पॉइंट, फिर 47 5 ज़ा 35 हो जाएगा। तो यही तो आ रहा है आपका आंसर, एक ही आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी। द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस सो दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। गुड इवनिंग भाई सभी को। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो इसमें ऐड करने से ये कंप्लीटली 35 से डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड कर ही लेते हैं सर। एक बात बताओ, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 35 से। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 होता है, ठीक है। तो कितना बचा 18, 188। अब 35 का टेबल फिर पढ़ना है, तो मैं बोलता हूँ 35 2 जा 170 और 35 4 जा 140 हो जाएगा, और 35 5 जा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 175 हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, 35 5 जा कितना हो जाएगा 175। तो कितना बचा, माइनस करा तो 3 और यहाँ 1, 13 बचा। 13 के बाद एक सेकंड, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने। 35 2 जा 70, 18 बचा, यहाँ से 8 कैरी ओवर ले लिया। 35 2 जा 70, 140 4 जा 5 जा 35 5 जा जो करेंगे अपन कितना हो जाएगा 150 और 25 175। 175 माइनस करा तो हो जाएगा ये 13, बिल्कुल सही आ रहा है 13। उसके बाद हम इसको कितने कितने बार में पढ़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर अब पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, इसमें बोला था कि इसमें से मैं क्या जोड़ दूं कि ये 35 से पूरा डिवाइड हो जाए। सर यहाँ पर 13 बच रहा है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष फल, एक ऐसा फल जो नल्ला बच जाए। तो सर यहाँ पर 13 नल्ला बच रहा है। हमको यदि इसको पूरा डिवाइड करवाना है 35 से, तो सर यहाँ पर जो 13 सिंगल बच रहा है उसकी जगह इसमें 22 और जोड़ देते तो सर ये 35 हो जाता। मतलब इस नंबर में 22 की कमी है। यदि इसमें मैं 22 जोड़ देता तो ये जो यहाँ पर 13 बच रहा था, 13 की जगह 35 बचता और 35 तो पूरा 35 से कट जाता। तो सर यहाँ पर 22 अगर मैं जोड़ दूं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 22, तो 22 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा घुमाकर पूछता कि इसमें से मैं ऐसी कौन सी संख्या घटा दूं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो सर जो 13 नल्ला बच रहा है ना, सिंगल बच रहा है ना, यदि मैं 13 ही इसमें से माइनस कर दूं तो ये नंबर पूरा कट जाएगा, क्योंकि 13 ही तो सिंगल बच रहा है। या तो जो सिंगल बच रहा है उसको मिंगल कर दो, या जो सिंगल बच रहा है उसको हटा दो।
मतलब घर में यदि एक व्यक्ति सिंगल है तो उसका जोड़ा बनवा दो या तो, और यदि जोड़ा नहीं बच रहा है तो उसको भी हटा दो घर से। क्या बात समझ में आ गई? समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना आप लोग आगे, क्योंकि आप भी अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कोई बकवास नहीं। द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना। द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर कितना है? 324 है। क्या बात समझ में आ रही है? आना ही चाहिए, इतने अच्छे से बता रहा हूं तो, ठीक है। और उसके बाद बोला है वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज इतना, पर इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 144। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दीज गिवन नंबर। डिफरेंस निकालना भैया। अच्छा यहां पर कुछ सोच पा रहे हैं क्या? तो सोचने की कोशिश करो। एक बात बताओ, ये दोनों a माइनस बी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे a माइनस बी 18 हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा तो ऐसा कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका -18 हो? तो मुझे थोड़ी सी घंटी ये बज रही है कि एक तो सर हमको प्रोडक्ट 144 बनाना, तो ये होता है 12 12 जा, तो यहाँ से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी 12 में से 12 जाने पर। एक होता है 16 9 जा, तो सर 16 में से 9 घटाए तो ये भी नहीं हो रहा है। एक होता है 24 6 जा, 24 6 जा, तो 24 में से 6 जाएगा तो 18। सर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 24 और 6 मान लें तो ये 18 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बधाई हो, ए की वैल्यू 24 है और बी की वैल्यू 6 है। क्या बोला है? फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर। तो इनके बीच के स्क्वायर का डिफरेंस निकालें, स्क्वायर का डिफरेंस निकालें। तो सर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, तो ये कितना हो जाएगा? 540। तो 540 इसका आंसर है। हिट एंड ट्रायल इस क्वेश्चन में बेस्ट है, हिट एंड ट्रायल इस क्वेश्चन में बेस्ट है। और यदि आपको देखना है कि सर इसका बेसिक क्या है, तो पिछली क्लास में सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने उसका बेसिक भी बताया। बेसिक आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला इसमें कर सकते हैं। ए लोनली काम कर रहा है 15 दिन में, ए 15 दिन में काम करता है। ए वर्क्स ओनली फॉर 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज। ए जो है सिर्फ 2 दिन शुरू के काम करता है और 2 दिन आखिरी के काम करता है। मतलब ए कितने दिन काम करता है सर? ए 4 दिन काम करता है। एक बात बताओ, ए ने यदि 15 में 4 दिन का काम कर दिया तो ए का कितना काम रह गया? तो आप बोलेंगे सर 11 काम रह गया। कितने में से? 15 में से। तो 11/15 काम रह गया। द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड कंप्लीटेड इन 20 डेज। तो जो रेस्ट वर्क है वो बी 20 दिन में कंप्लीट करता है। यदि बी 20 दिन में इतना काम कंप्लीट करता है तो पूरा काम तो एक होता है, मैंने बोला था यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट से। तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 300 अपॉन में 11 दिन। क्या बात हो जाएगी? तो सर यहाँ पर लिख देते हैं कि जो बी है वो 300 अपॉन 11 दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छा इनका एलसीएम लेंगे तो 300 ही आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी 20 आ जाएगी और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 11 आ जाएगी। उसने क्या बोला है? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो सर 300 काम है, दोनों से कराना है तो कितने दिन में? 31 की स्पीड से करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए बात समझ में आ रही है। 30 और 31 के से करेंगे, लेकिन ये कटते हुए मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है तो बताएं जरा। काटिए 20, 300 से एक बार में गया 11, यहाँ तक तो सही लग रहा है मुझे। 15 दूनी 30, 300 अपॉन 11। बोल रहा इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। एक बार फिर से चेक करिएगा इसको। ए 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। ए वर्क्स ओनली फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, तो 4 दिन काम करा। तो ए का 11 दिन का काम बच गया कितने में से? 15 दिन में से। तो 11/15 काम बचा और वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। रेस्ट वर्क बी कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। तो सर बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 15 दूनी 30, 300/11 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम 300/11 दिन में करेगा। दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 300। 15 2 30, तो 20 बार में ये जाएगा। इसको डिवाइड करा तो ये 11 आ जाएगा। वो बोल रहा है कि दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो 20 30 31 की स्पीड से। तो यहाँ ये 31 की स्पीड से कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन की कुछ मिस्टेक लग रही है। हो सकता है कि मैंने ऑप्शन में कुछ मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। देख लें इस क्वेश्चन को, ऑप्शन की कुछ हो सकता है। एक बार मुझे चेक करने दो कि इसका ऑप्शन तो गलत नहीं आ रहा है, पीडीएफ में मिस्टेक कर दियो। तब तक आप लोग ट्राई करें। ट्राई करें तब तक इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 2 मिनट, चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें मिस्टेक नहीं हो। मिस्टेक होगी तो बता दूंगा, नहीं होगी तो बता दूंगा। सभी को गुड इवनिंग भाई। नींद नहीं लेना, नींद का टाइम है। आज पता है क्लास थोड़ा सा लेट हो रही है, सोने का काम नहीं है। मैं आकर भी आपके लिए क्लास ले रहा हूँ ना ऑफिस से आने के बाद, तो आपको भी पढ़ना है भाई।
कहाँ की शिफ्ट का था ये क्वेश्चन, एक सेकंड पीडीएफ देख रहा हूँ मैं। एक सेकंड, ऑप्शन सही है, हमने सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक करी होगी। एक बार मैं फिर से करता हूँ इसको सॉल्व। देखिए ध्यान से देखिएगा ए काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है यहाँ तक। ए वर्क ओनली फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज। तो देखिए भैया ए 15 दिन मतलब ए क्या करता है, शुरू के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन काम करता है। तो ए कितने दिन काम करता है, तो आप बोलेंगे सर ए टोटल 4 दिन काम करता है। उसमें क्या बोला, द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो मुझसे भी मिस्टेक हो गई। द रेस्ट वर्क इज डन इन 20 डेज, मतलब ये बोल रहा है, अगर ऐसा बोलता है कि रेस्ट वर्क 20 दिन में हुआ तो हम मानते, लेकिन उसने बोला कि टोटल काम इस तरीके से अगर होता है ना कि मतलब ए यदि क्या, देखो ए तो वैसे 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, लेकिन ए ने क्या करा कि शुरू के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन करा और छोड़कर चला गया, खफा हो गया ये, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ए जो है ये खफा हो गया है, तो खफा होने से क्या हुआ, बी बोलता अब मैं काम करूंगा, तो जो 15 दिन में काम कंप्लीट होता था ना वो अब 20 दिन में कंप्लीट हुआ। तो सर जो 20 दिन में से हुआ उसमें से 4 दिन तो ए ने करा था, तो बी ने कुल काम कितने दिन करा होगा, तो आप बोलेंगे सर बी ने टोटल काम 16 दिन करा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं था कि सर ए ने यदि टोटल कितना 4 काम करके चले गया, 15 में से 4 दिन का काम करा, तो ए का कितने दिन का काम रह गया था, तो ए बोलेगा उसने 11/15 काम छोड़ दिया था। और 11/15 काम बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो ए एक काम कितने दिन में करेगा, तो ये 15 उधर जाएगा ना, तो 15 16 या कितना होगा, 15 16 90, तो 240/11 काम होगा। इतना काम ये इतने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल काम को इतने दिन में कंप्लीट करेगा कौन, बी। तो आप बोलेंगे सर ए अगर इतने दिन में कंप्लीट करता है तो बी कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे सर ये करेगा 240/11 डेज में, ठीक है। अच्छा इनका अगर मैं टोटल एलसीएम ले लूँ तो 240 ही आएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी लूँ तो 240 अपॉन में जब 15 करूँगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 19, ये 16 आ जाएगी, और यहाँ पर करूँगा तो 11 आ जाएगी एफिशिएंसी। दोनों से मिलवा कर कराना है, तो टोटल काम कितना है 240, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 की क्षमता से कराना है। तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, तो 80/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेथड हमारी बिल्कुल सही थी, बस इस लाइन में लोचा था, तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं देख नहीं पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ दिस, इसको भी ध्यान से करें। देखें सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर हमको जाना है और ऑफ को पहले सॉल्व करना है। तो ये कितना है, 5 की पावर कितना बोल सकते हैं इसको, 3, 5 5 25, 5 ज़ा 125, ठीक है। तो ये 5 की और 3 है, उसमें मल्टीप्लाई होगा 5 की और 1 का, तो ये 5 की और 4 बन जाएगा, तो ये पूरी 5 की और 4 से 5 की और 4 डिवाइड करके 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है, 25 दूनी 50 और 25 एकम 100, तो कितना हो जाएगा 25 10 जा 250 और 25 दूनी 50, तो ये 300 आ रहा है। 300 में 30 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 10, तो ये 10 माइनस हो गया। अच्छा यहाँ प्लस कितना चल रहा है 25, तो कितना हो जाएगा ये 35 में 34 हो जाएगा, और यहाँ पूरे में डिवाइड का साइन है, वो कितना है 51, तो सर 17 3 ज़ा 17 2 ज़ा, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा प्लस का। तो ध्यान से करें, इनमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइन दिस इज इक्वल टू कॉस दिस, दिस एंड दिस आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। देखें भैया जब भी ऐसा होता है तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि साइन थीटा यदि इक्वल टू हो कॉस अल्फा के, तो यहाँ पर क्या होता है थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री माना जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू कितना होगा, तो ये इक्वल टू होगा 90 होगा। क्या बात समझ में आ गई, 25 से 25 गया, 5 कॉमन यदि मैंने ले लिया तो x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है 18 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी उसी कार्य को, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए लोनली कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए की सर एफिशिएंसी बताओ तब तो। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर सॉल्व किया सर, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60, तो यहाँ इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, ये 12 5 होता है तो इसकी एफिशिएंसी 5 और ये 6 10 होता है। समझ में आ गई बात। तो सर यहाँ से मैं ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी यदि मैं जोड़ूंगा तो वो ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको जोड़ूंगा ए बी की एफिशिएंसी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ पर 2A 2B 2C आ जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6 5 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। तो सर यहाँ से ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी की एफिशिएंसी आएगी 21/2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ से ए की एफिशिएंसी सिर्फ निकालना तो कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर तीनों की एफिशिएंसी इतनी है, उसमें से बी सी की एफिशिएंसी 5 है, तो सर अगर ए की निकालना है तो 21/2 में से मैं 5 घटा दूंगा, ठीक है। 21/2 मतलब होता है 10.5, 10.5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5.5, और 5.5 का मतलब कितना होता है 11/2। तो ए को 60 काम कराना है कितने की स्पीड से 11/2 की स्पीड से, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120/11। तो यही सही तरीका है भैया, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा सेट कवर करना है इसलिए, ठीक है। देखें 2017 और 18 में फ्लेक्स एक्स के औसत उत्पादन और 2019 और 20 में फ्लेक्स वाई के औसत उत्पादन के बीच का अंतर कितना है। तो 17-18 में फ्लेक्स एक्स, 17 और 18 में फ्लेक्स एक्स, तो 18 में ये कितना है यहाँ पर 20 और यहाँ कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। उसके बाद इसका औसत कितना हो जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत आ गया 20। उसके बाद बोला है 19 और 20 में y का औसत, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 20 कितना हो जाएगा 52, लेकिन 52 का हम औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बोलेंगे आप 26 हो जाएगा। तो इनका अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है 1000 पैक की बात चल रही है। सर यहाँ 6 है ना, तो हर एक इसका 1000 पैक माना गया है, तो सर ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, तो 6000 पैक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज, ये क्या क्वेश्चन आ गया भैया, राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलो ज़्यादा से ज़्यादा है। राघव बोल रहा है उसके हिसाब से उसका वजन जो है ना वो 64 किलो से ज़्यादा है, 64 किलो से ज़्यादा है, लेकिन राघव के हिसाब से 74 किलो से कम है। किससे कम है, तो वो बोल रहा है सर 76 किलो से कम है, 74 किलो से कम है, ठीक है सर। उसके बाद उसकी बहन, ये मुझे बताया, ये बैंकिंग पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बैंक में आता है ऐसा क्वेश्चन और रीजनिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, ये इसने यहाँ पर दे दिया, कुछ नहीं मिलता तो ऐसे कुछ भी देता है। राघव की सहमति नहीं है, वह सोचती है कि उसका क्या बोला है, उसकी बहन, हाँ उसकी बहन ये बोलती है कि उसका वजन 60 किलो से ज़्यादा है, मतलब इसकी सिस्टर मान लेता हूँ, वो क्या बोलती है कि उसका वजन 60 किलो से ज़्यादा है, 60 किलो से ज़्यादा है। उसके बाद क्या बोला है, लेकिन 69 से कम है, उसकी बहन बोलती है कि लेकिन 69 से कम है, मतलब 69 से तो आपका कम है, 69 से तो कम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। माँ जो बोलती है ना, मदर बोलती है कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, मम्मी को तो ऐसे ही लगता है हमेशा, 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता मतलब 68 किलो से कम है। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, पिता मतलब फादर का मानना ये है कि उसका वजन 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 67 से क्या है, कम है। एक बार और मिला लेते हैं कि जो बोला था क्या हमने पूरा सही लिखा, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg बट लेस देन 74 kg, इसका वेट 64 से ज़्यादा है बट 74 से क्या है, कम है, ठीक है। हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड शी थिंक्स दैट हिज वेट इज मोर देन 60 kg बट लेस देन 69 kg, ठीक है। हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 kg, उसकी मम्मी ये मानती कि 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके पापा ये मानते कि मोर देन 67 kg, 67 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वो सभी सही हैं तो बताएं कि इनमें से कौन सही है। यदि बोला जाता है कि इनमें से वे सभी सही हैं तो आप बताएं कि इनमें से कौन सही है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करने की कोशिश करें, ध्यान से करने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग, तो जल्दी से इसको ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से करते हैं इसको सॉल्व। देखें तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर बोला गया कि जो फादर है ना, फादर का मानना यह है कि 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। व्यू इज दैट कैन नॉट बी मोर देन, ये मोर देन नहीं है, देखो इसका मेरे पास एक आ गया था कि ये मोर देन इक्वल टू है, यहाँ पर मोर देन इक्वल टू 67 किलो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फादर का ये वाला है मोर देन इक्वल टू 67 किलो, ये एक मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, ये टाइप करना वो भूल भी गया है, मैंने उससे बोला था पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो ये मोर देन इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, वजन राघव के हिसाब से क्या है सर, 64 से ज़्यादा है, 64 से ज़्यादा है। अच्छा ज़्यादा वाला है, देखो सिस्टर क्या बोल रही है, 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है। मदर क्या बोल रही है, मदर ने ज़्यादा के कंपेयर में तो कुछ नहीं बोला।
तो सर 60 से ज़्यादा है, 64 से ज़्यादा, तो ओवरऑल 60 से ज़्यादा होना चाहिए, सिस्टर बोल रही है 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये कहाँ से शुरुआत हो जाएगी, 61 से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है पिता ये बोल रहे हैं कि उसका वजन 67 से कम होगा, 67 होगा या 67 से कम होगा, तो या तो 67 हो या 67 से कम हो, ये पापा बोल रहे हैं। अच्छा, और क्या बोल रहा है, कम, कम का ये बोल रहे हैं ये 74 से कम है, तो सर ये 74 जाने दो, उसमें पिता ने बोल दिया ना कि 67 से कम है, तो पिता ज़्यादा सही माना जाएगा। बहन क्या बोल रही है 59 से, तो ये भी नहीं देखा जाएगा कम वाला, तो कम वाला सिर्फ किसको देखा जाएगा, पापा को देखा जाएगा। अच्छा, ज़्यादा वाले में किसको देखा जाएगा, तो सर ज़्यादा वाले में ये बोल रहा है 64 से ज़्यादा है, और उसके बाद सिस्टर बोल रही 60 से ज़्यादा है, तो इनको छोड़ो। राघव बोल रहा है 64 से ज़्यादा है, तो राघव भी तो सही है ना, 64 से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, उसके बाद और ज़्यादा केस में कोई कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, तो सर वो 64 से तो ज़्यादा होगा, मतलब 64 से ज़्यादा मतलब 65 होगा, या तो 66 होगा, या फिर 67 होगा, इन तीनों में से हो सकता है। और वो बोल रहा है इन, तो इन तीनों में से इनका एवरेज ही तो होगा, तो इसका एवरेज इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, इसको नहीं समझ में आई तो मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर बोला है राघव बोल रहा है कि उसका जो वजन है वो 64 किलो से ज़्यादा है, और बोल रहा है कि उसका वजन जो है वो 74 किलो से कम है, तो यहीं एक बार में लिखता हूँ। उसके बाद वो बोल रहा है उसके बाद राघव का जो पापा है, राघव के जो फादर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, राघव, देखो ये तो राघव की बात होगी, सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड सी सिंह, देखिए उसका वजन 60 किलो से ज़्यादा है। राघव की जो सिस्टर है वो ये बोलती है कि उसका वजन 60 किलो से ज़्यादा है, 60 किलो से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बट लेस देन 69 kg, पर वो बोल रही है कि 69 किलोग्राम से तो कम ही होगा। अब उसकी मम्मी ये बोलती है कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा है, मम्मी ये बोलती है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा है। 68 किलो से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, मोर देन, कैन नॉट बी मोर देन 68 किलो, मतलब 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब उससे कम ही रहा होगा, तो सर या तो उससे कम रहा होगा या उससे बराबर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं पापा कि उसका वजन 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब या तो उसके बराबर होगा, ये दोनों केस चल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, राघव बोल रहा है 64 से ज़्यादा होना चाहिए, तो कम में कौन बोल रहा है किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो यही मैक्सिमम वाला जो देखा जाएगा, इसको इग्नोर किया जाएगा। तो 64 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सर या तो 65 हो जाएगा, 65 के आगे कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा में देखो 74 है सबसे ज़्यादा, और कुछ तो नहीं दिया यहाँ पर, 68 है कम से कम, तो इसमें कम से कम देखेंगे, क्योंकि बाहर वाली ज़्यादा वाली में तो इसको एग्री नहीं करेगा ना, तो ये 68 या 68 से कम या 68, तो सर 68 भी तो हो सकता है ना, 68 ये कम वाला नहीं है, या 67, तो सर 67 या उससे कम, तो कितना कितना हो जाएगा, 67 या 66, इन तीनों में से सबसे मिड वाला उसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इसका एवरेज ही तो निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द मार्क्ड प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इज 4200, मार्क प्राइस है 4200, शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देता है, तब भी उसको 14% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये मार्क प्राइस है, इस पर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने में बेचने का बोल रहा है इसको, सर इसका 95% निकाल दो, इतने का बेचने का बोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगी 95% निकालते ही, तो ये आ जाएगी सर सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। लेकिन 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 वो ये बोल रहा है कि अभी भी उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये जो पूरा है ये 14% का प्रॉफिट, मतलब ये 114% की कीमत है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। क्या बात समझ में आ गई, ये 100 से ये 100 गया। अब इसको काटने का काम करेंगे हम, किससे कटेगा ये, तो आप बोलेंगे सर ये 3 से तो कट सकता है, 7 से नहीं कट सकता, 19 से कट सकता है क्या, 19 से भी नहीं कट रहा है, चलो काट लेते हैं, 14 से कटेगा क्या, तो देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले 2 से ही काट दो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 21 जा, ठीक है, उसके बाद 19 5 जा 95, 19 3 जा 57, 3 7 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक स्टेप में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। इनमें से कौन सा गलत है, पहली आइडेंटिटी देखो भैया, ये उधर जाएगी तो ये बनेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो पहले ही गलत है, जब फॉल्स में पहले ही गलत है इसको छोड़ देंगे। ये देखो सही है क्या, साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं, कैसे आएगा सर, साइन आ जाएगा अपन कॉस हो जाएगा, और इंटू में कॉस चल रहा है, कॉस से कॉस गया तो साइन बचेगा, ये बिल्कुल सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सही है। कॉस और सेक अपोजिट होते तो कट कर बना जाएगा, ये भी सही है, तो सभी सही आ रहा है, तो ये हमारा पहला वाला गलत था। अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एक्स जेड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, क्यू एक पॉइंट है किसने पर, एक्स वाई पर, एक्स वाई पर क्यू एक पॉइंट है जो कि बाइसेक्ट करता है, क्या बोला, क्यू इज पॉइंट ऑन वाई जेड, एक सेकेंड, वाई जेड पर क्यू पॉइंट है, ठीक है, जो बाइसेक्ट करता है एक्स, सच दैट एक्स क्यू बाइसेक्ट
जिसमें ये बाइसेक्ट कर रहा है। भैया एक बात ध्यान रखना, जब भी एक बाइसेक्टर इस तरीके से बाइसेक्ट करे, ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर जिस रेशो में ये होते हैं उसी रेशो में ये भी होता है। तो सर ये भी कहीं ना कहीं 4-5 में होगा। तो उसने बोला कि वाई क्यू और ये निकालिए, तो सर इनका रेशो भी 4 से 5 होगा। ये एक थ्योरम होती है ज्योमेट्री की, ठीक है। चलिए, अ ट्रेन ट्रेवल एट 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट सेम डायरेक्शन 34 किलोमीटर पर आवर। दोनों इसमें जाती है और इतने टाइम में कवर करती है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएगी तो सेम डायरेक्शन में जाती है, तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 70 में से कितना माइनस हो जाएगा, 34, तो कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस निकालना। अच्छा, इनने जो डिस्टेंस चली होगी जब ये क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दोनों की चली होगी T1 + T2, तभी तो क्रॉस करा होगा। और वही जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे सर, तो ये 36 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में ले आने के लिए क्या करेंगे, 5/18, और टाइम तो सेकंड में दिया ही हुआ है इसलिए। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 250 मीटर, और 250 मीटर ही इन दोनों की कंबाइंड लंबाई होगी। और वही तो पूछा कि कंबाइंड लेंथ कितनी होगी दोनों को जोड़कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 85% टोटल वोट का जो है इलेक्ट्रल पोल हुआ, ठीक है। 10% वोट जो है वो डिक्लेयर इनवैलिड कर दिए गए। 3 लाख पीपल थे, चलो पीपल 3 लाख थे, कितने पीपल थे, मैं बात कर रहा हूँ पीपल की, इट्स पीपल, ठीक है। 3 लाख लोग थे, ठीक है। इसमें बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, जिसको ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेटिव नहीं कराना है, इसको हम सोच रहे हैं शॉर्टेस्ट वे में करें। देखें जो भी हो सकता है हम उसको करते हैं। देखें मैं ये बोल रहा हूँ कि कुल टोटल 100% लोग हैं, मान लो, मानना ही पड़ेगा। उसमें से 15% ने क्या करा, 85% ने क्या करा, वोट डालने गए, 15% की नींद लग गई। अब इसमें से 10% वोट, देखो उसमें बोला 10% कास्ट इनवैलिड, 10% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे, 90%। अच्छा सर 10% इनवैलिड हैं, मतलब 8.5 इसमें इनवैलिड हैं, 8.5 इनवैलिड है। तो इसमें से 8.5 अगर इसका मैं माइनस कर दूं तो बचेगा 76.5। ये क्या है सर, 76.5% क्या है, वैलिड है, इसका निकाला मैंने, ठीक है। तो ये वैलिड वोट्स हैं। क्या बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें बोला है कि इफ़ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्ट्रल पोल, यदि 3 लाख पीपल है, मतलब 100 की कीमत कितनी दी हुई है, 3 लाख दी हुई है, 3 लाख दी हुई है। तो सर यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये कितने आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे ये 76.5 कितना जाएगा, तो ये निकाला जाए। तो ये कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ से एक काम करते हैं, ये 3 लाख जो है ना, 3 लाख जो है वो 100 के बराबर है, तो 76.5 कितना हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से 1 0 से ये पॉइंट हटा दो, 1 0 से 2 0 ये काट दो, ठीक है। तो 300 का इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 0 0 3 5 या 15 का 5, 1 यहाँ 3 6 18 + 1 19 का 9, 1 यहाँ 3 21 + 1 22, तो 2,29,500 वोट ऐसी थी जो क्या थी, वैलिड थी। तो उसने पूछा क्या है कि 2,29,500 वोट का ही किसको मिल रहा है, उसमें से बोल रहा है 1,37,000 मिल रहा है वैलिड वोट का, तो वो कितना % है, यही पूछ रहा है। मुझे ये बताओ, जब इतने का पूछा है तो हमको इसको सॉल्व करना नहीं था, लेकिन हमने कर दिया है, तो अब कोई बात नहीं, हम नहीं करते तो बाद में कट जाते ये। तो सर आप बोलेंगे 2,29,500 वोट में से टोटल कितने मिल रहे हैं इसको, 1,37,700। वो परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 100। सुन साबा सुन, किसकी धुन, प्यार की धुन, ठीक है। धुन तो प्यार की होती है बेटा। ये किससे कट रहा है, 7 2 14 और 3 17 18, ये भी 18 आ रहा है, नो, हाँ तो ये 9 से कट रहे हैं, 9 से काटते हैं। 9 1 9, 9 5 45, 9 3 27, 9 2 18, 9 5 45, 9 5 45। अभी भी ये किससे कट रहे हैं, तो आपके मन में चीख मार के आवाज़ आ रही होगी सर कि ये 5 5 10 और 2 12, 5 3 8 और 1 9, तो ये 3 से कट रहे हैं। 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3, 17 3 51, 17 5 85, 3/5 आ रहा है 100 का। 100 का 3/5 बेटा बचपन में पूरा पढ़ाया हुआ है, 3/5 निकालना हो तो 3/5 फ्रैक्शन में डायरेक्ट 60% होता है। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ताकि आप एग्जाम में घबरा जाएं, तो यही पेशेंस आपको रखना है, यही तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल बताता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका लेवल बताता है, ठीक है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो निकालना है सर, निकालेंगे हम, किसी ने रोका है आपको, नहीं रोका है, तो जब नहीं रोका है तो वैल्यूज़ निकाल लीजिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, घूर कर, देवियों एवं सज्जनों। कुछ आइडेंटिटीज़ याद रख लो। आइडेंटिटी के पहले एक बात याद रखना कि यहाँ पर मैं यदि थीटा को 90 पुट कर दूँ, यहाँ पर हम ना वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे, तो 90 पुट करा तो साइन थीटा जो होता है ना, साइन 90 डिग्री कितना होता है,
साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होगा, तो ये तो गया। अच्छा ये गया और ये गया, तो बचा क्या 12, और साइन 90 कितना होता है 1, तो 12 बन जा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1, तो ये 18 बन जा 18 हो जाएगा, बस इतना, और 12 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से 30 आंसर आ गया। आप थीटा को 0 लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो उन खलीफों के लिए हो गया जिनको प्रैक्टिस आती है, जिनको आता है वैल्यू पुटिंग, लेकिन जिनको नहीं आता वो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ध्यान रखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर करने से ही आया इसका। लेकिन यदि मैं इसका क्यूब कर देता तो क्या आता, साइन की ओर 6 थीटा प्लस कॉस की ओर 6 थीटा इक्वल टू में क्या आ जाता, थीटा लगाया नहीं समझ लेना, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ गई। तो इन फॉर्मूले से आप पुट करके ला सकते हैं, लेकिन मुझे इसका बेस्ट तरीका हिट एंड ट्रायल नहीं, इसका बेस्ट तरीका वैल्यू पुटिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसको इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल के अंदर। ये एक PQR ट्राइंगल है, इसको इंस्क्राइब किया गया है सर्कल के अंदर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर मतलब सर तीनों का एंगल 60 डिग्री है, कोनो दिक्कत नहीं है सर। पूछा क्या है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। उसमें पूछा की है बाबा, इसमें पूछा ये है कि आपको फाइंड द मेजर ऑफ PSQ। P ये P है, SQ, S कहाँ पर है, S इज एनी पॉइंट ऑन R QR, QR पर कोई भी एक पॉइंट है S, तो आपको PSQ याद करना है, PS और Q, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, PSQ, एक सेकेंड, S यहाँ पर यहाँ तक का एंगल निकालना है ना, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो ट्राइंगल बना हुआ है उसमें आपसे पूछ रहा है ये S जो यहाँ पर है, तो आपको ये एंगल ज्ञात करना है, ये वाला, ये वाला। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो पहले तो आंसर टिक लगा दो, इसकी प्रॉपर्टी समझ लो क्या बोल रहा हूँ। कोई भी ट्राइंगल हो, जब उसमें इस तरीके से एंगल मैं बनाता हूँ, मान लो एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, तो सर ये 60, ये 60, ये 60, मतलब ये सब एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा थीटा, सेम बेस पर बने हुए एंगल बराबर होते हैं। इस तरीके से ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये सब बराबर होते हैं। तो उस क्वालिटी से ये, उस प्रॉपर्टी से ये 60 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द हितांश ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, हितांश के ओवरऑल परसेंटेज कितने हैं सर, 100 में से 67% मिले। क्या बोला इसमें, देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, ये परसेंटेज में है तो भूल नहीं करना, ये परसेंटेज में नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज निकालना ओवरऑल तो क्या होगा, टोटल नंबर जितने मिले हैं और अपॉन में टोटल जो पेपर, टोटल पेपर जो है वो, जितने मार्क्स मिले वो, और इंटू 100, जो मिला है वो अपॉन में टोटल इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो सर यहाँ पर इसको 67% मिला है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं बोलता हूँ कि सर इसको 67% मिला है, तो सर 67 100 का 67 ही होगा। अच्छा, 150 का 70% मिला है, तो 150 का 70% कितना होगा, तो इसका 10% होगा 15, 15 सत्ते 105, तो इसको कितना मिला 1305। इसको 64%, 100 का 64% 64 ही होगा, 100 का 55% 55 ही होगा, 100 का 75% 75 ही होगा। सबको ज़रा जोड़िए, तो 75 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 / 130, 194, 194 में 199 तो 299 हो जाएगा, 299 में 7 जोड़ा 306, 306 में जोड़ा 366 हो जाएगा। इतने नंबर मिल रहे हैं कितने में से, 100, 200, 300, 400, 550 में से, और इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। तो सुन सबा सुन, 5 11 जा, 5 2 जा, 36 दूनी 72, 720, 732 आ जाएगा, और अपॉन में 11 आ जाएगा। 11 6 जा 66, कितना बचा 7, फिर 11 6 जा 66, कितना बचा 6 बचा, तो पॉइंट लगेगा, यहाँ आ जाएगा 11 5 जा 55, एक ही है 66.5 वाला आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा था, बाकी कोई इतना बड़ी बात नहीं है। इसको हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करके मुझे ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजें। ये देखें, अच्छा क्वेश्चन है, 1500 मीटर की एक रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। तो सर एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स बोलने पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए बेटा, जो बीत गया है वो अब दौड़ना आएगा, जिंदगी में सिवा मैथ्स के कोई और ना आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, पढ़ाई करते हैं बेटा। बोला है कि एक्स वाई और जेड है, 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। तो सर मान लेते यदि एक्स 1500 मीटर चलता है तो ये एक्स वाई को हराता है ना,
तो एक्स ज़्यादा चल रहा होगा, तो सर ये 100 मीटर कम चला होगा, जब भी तो हारेगा, जब भी तो एक्स उसको 100 मीटर से हराएगा। अब आगे क्या बोला, एक्स बीट जेड बाय 240, एक्स वाई को 240 से हराता है, मतलब ये इससे 240 कम चलेगा, तो ये कितना चलेगा, 1360 चलेगा, 1360 नहीं 1260 चलेगा, 240 कम मतलब होता है 1260, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1260, 1260। क्या बात समझ में आ गई थी, 1260। उसने बोला है बाय व्हाट डिस्टेंस डज वाई बीट से जेड इन द सेम रेस। सेम रेस का मतलब ये होता है कि 1500 मीटर की ही दौड़ में जेड को वाई जो है वो बीट करेगा जेड को कितने से, तो वाई और जेड को निकालना है। लेकिन सर उसने बोला 1500 में, 1500 में निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यदि मैं एक 100 मीटर की रेस निकालूँ तो 14 से यदि इसको डिवाइड करता हूँ तो 14 9 जा रहा है, तो 100 अगर ये 100 चलेगा तो ये 90 चलेगा। तो यदि सर इसको मैं 1500 चलाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 1590 कितना हो जाता है 135, तो ये 1350 मीटर चलेगा। यदि y 1500 मीटर चलेगा तो ये 1350 चलेगा। तो y 1500 मीटर की दौड़ में z को कितने से हरा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 150 मीटर से हरा रहा है, तो 150 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, इफ कॉस्ट ऑफ 120 मीटर क्लोथ इज 9600, 9600 है, तो 1 मीटर क्लोथ की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो बोल रहा है 147 मीटर क्लोथ की कीमत कितनी होगी, तो 147 मीटर क्लोथ की कीमत कितनी होगी, तो वो आ जाएगा 80 इंटू में 147, तो ये 0 आ गया, 80 8 7 से 56 का 6 आ गया, एक 2 आंसर है, 56 का 5 आ गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 8 1 जा 8 और 8 और 5, एक सेकेंड, 8 7 से 56 का 6 आ गया, 5 यहाँ, 8 4 से 32 और 5 37 का 7 आ गया, 3 यहाँ, 8 1 जा 8 और 3 11, तो ये आ जाएगा 11,760 रुपये। ठीक है, इसको चॉकलेट कंसेप्ट से डायरेक्ट करते सर, 9600 जो है ये 120 मीटर की कीमत है, निकालना 147 की है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, देवियों एवं सज्जनों, 147 का मतलब होता है किससे मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल देखो चेक करते हैं, 7 का मल्टीपल से कट रहा क्या, 7 दूनी 14, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ही कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, x प्लस 1/x इतना दिया है, तो x की और 8 माइनस 1/x की और 8 निकालना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सुशील स्वच्छ क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा मुझे बताइए, ये निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की और 4 प्लस 1/x की और 4 और इनटू में माइनस में x की और 4 माइनस में 1/x की और 4 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, आप हाँ सर लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ, x की और 5, ये 5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अच्छा x की और 4 कितना होगा, प्लस 1/x की और 4, तो आप बोलेंगे सर 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 527 हो जाएगा। तो सर ये तो आ गया 527। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, इसका। तो जब भी आपको पता है कि x की और 4 प्लस 1/x की और 4 दिया हो, कितना कुछ भी दिया हो, मान लो मैंने बोला कि k दिया है, तो अगर इसका माइनस में निकालना है x की और 4 पावर कुछ भी हो, उसका ही सेम माइनस में निकालना है, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 527 का अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा इसको मैं 2 लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 529 इंटू में 525 हो जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट चल रहा है, और ये कितना है 527 है। अच्छा ये बाहर किस फॉर्म में आ जाएगा, ये किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 27 होता है, तो 27 बन के ये बाहर आ गया। क्या बात समझ में आ गई, ये 27 बन के बाहर आ जाएगा। 27 का होता है ना पक्का, 25 का तो 625 होता है, 23 का होता है, ये 23 बन के बाहर आ गया। ठीक है सर, और क्या चल रहा है 527 चल रहा है, और इनटू में क्या आ जाएगा ये, इसको 25 से मैं बोल सकता हूँ 25 दूनी 50 एकम, तो ये आ सकता है 5√21 के फॉर्म में बाहर। ठीक है, अब क्या क्या बचा जरा अच्छे से देख लो, अभी तक भी अच्छे से देख रहे थे, क्या क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 23 इंटू में 527 इंटू में 5√21, 23 पंजे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 115, 2 5 या 10, 3 5 115, तो सर इसमें 115 का मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, और आखिरी में √21 तो आएगा ही। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करना वो बता देता हूँ।
है ना। तो देखिए यहाँ का मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जगह कम पड़ रही है, स्पेस कम पड़ रहा है ना। चलिए देखिए स्पेस कम पड़ रहे हैं, ध्यान से 10 मिनट और नींद नहीं लेना बेटा, पढ़ाई करें। दिख रहा है मुझे नींद ले रहे हो आप लोग, सोना गुनाह है, ठीक है। तो यहाँ पर सर 527 मल्टीप्लाई में 115 और रूट 21, मैं पूरा 115 का टेबल पढ़ूंगा। आप बोलेंगे ये कैसी बकवास है सर, है बेटा होगा। देखो मैं बोलता हूँ इसको 100 और 15 में तोड़ लो, 100 7 हज़ार कितना होगा, तो आप बोलेंगे 700। मन में करना है, मन में रखना सीखें बेटा, आप बहुत बातें मन में रखते हैं ना, इसको भी मन में रखें। 100 7 जा 700 और 15 सत्ते कितना होता है, तो 15 7 जा 105 होता है। तो 700 और 105 कितना हो जाएगा, 805। 805 का 5 आ जाएगा 80, कैरी हो जाएगा, कैरी को हम आम बनाएंगे। 115 2 से कितना होगा, तो 230। 230 में 18 जोड़ा तो 80 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 310। 310 का कितना जाएगा, 0, कितना बचा 31 कैरी ओवर। अब 115 5 से कितना होगा, तो 100 5 जा 500 और 15 5 जा 75, 575। 575 में 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सर 575 में जब मैं 31 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 606 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 606। क्या बात समझ में आ गई। तो आंसर आ जाएगा 606 05 और अंडर रूट में 21। ये देखो डायरेक्ट निकाल दिया हमने। तो भाई आपको कैलकुलेशन बस आना चाहिए, ब्रेकिंग मेथड, ये जो आपकी ब्रेकअप मेथड है ना बेटा, ये जो ब्रेक करने वाली मेथड बतानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सीखना चाहिए। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम दिस अमाउंट टू दिस एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में ये अमाउंट इतना बन जाएगा 8% के हिसाब से। तो सर 8% के हिसाब से 9500 का 8% मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक इसका देखो किसी भी नंबर का 1% निकालना, 2 जीरो उड़ा दो, तो 1% 95, लेकिन 8% कितना होगा, तो 8 पंजे 40, 8 नब्बे 72 नहीं, एक की जगह खाली तो 720। कैसा बताया था ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला 95 और 8 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 8 9 जा कितना होता है 72, लेकिन एक जीरो एक जगह खाली तो इसको 720 लिखेंगे, एक जीरो, और 8 5 जा कितना होता है 40। अब इसके इधर तो कुछ है नहीं, तो 40 का 40 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। तो सर एक साल में 760 मिल रहा है, तो यहाँ पर टोटल ब्याज कितना मिला, तो आप बोलेंगे सर इसमें टोटल ब्याज मिला 1780 और 500, तो कितना हो जाएगा 2280 ब्याज मिला। तो सर ये टोटल 760 कितने साल में मिल रहा होगा, तो डिवाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, देयर इज नो चारा, तो ये सर 3 साल में मिला होगा, 3 साल में ये मिला होगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बाय सेलिंग वॉच इतने का शॉपकीपर को 20% का लॉस हो रहा है। सर जब वो 2000 में कोई चीज़ को बेचता है ना, तो दुकानदार को 20% का लॉस होता है, मतलब ये 80% की कीमत है। वो बोल रहा है यदि उसे गेन करना है, कितना गेन या लॉस करेगा यदि वो उसे 3000 में बेचेगा, 3000 में बेचने पर उसे क्या होगा। तो सर देखिए यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो कितने की वैल्यू निकाल दूँ, 1000 की वैल्यू निकालना संभव है क्या, 10% निकाला जा सकता है क्या। चलो 0 से 0 काट दो, एक काम करो इसका शॉर्ट तरीका क्या बता दूं मैं आपको, हाँ 20 से काटते हैं, 20 चुकू 80, 20 एकम 20, तो सर 100 की कीमत आ जाएगी 4%। तो सर 3000 की कीमत निकालना, तो मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलेंगे सर 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो एक 3000 में बेचेगा मतलब 120%, 120% मतलब 20% का गेन। चलिए तो ये आपके हुए टोटल 25 क्वेश्चंस कवर, जिसमें ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, देख लो क्वेश्चन कौन कौन से ठीक ठाक लग रहे हैं आपको, ये भी ठीक ठाक लगा ना आपको। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया, ये क्वेश्चन भी बताया। मुझे इसमें जो क्वेश्चन लगा वो एक ही दमदार लग रहा है, ये ठीक था, इसमें कैलकुलेशन आया था बेटा, कैलकुलेशन देख लेना इसका एक बार और, ये ठीक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो ये सब ईजी क्वेश्चन लगे। मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन लगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि ये बैंकिंग पैटर्न पे आ गया, और ये सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करना, मैंने इसको 2 तरीके से बता दिया आपको, बढ़िया से ट्राई करना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।